नमस्कार, मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ईजू जोन में। दोस्त, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर में, गोलीय दर्पण में जो उनके वक्रता त्रिज्या होती है वह उसके फोकस दूरी के दुगनी होती है। या आप अन्य भाषा में इसी को दूसरे तरीके से कहें तो जो आपका फोकस दूरी होता है वह उसके वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। मतलब कि जो फोकल लेंथ होता है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। आज हम लोग उसी का प्रूव को देखेंगे जो कि हमारे 10th के बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 नंबर का एकदम श्योर होता है। तो आइए आज हम लोग इस रिलेशन को प्रूव करके देखें। सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए हमें एक कॉनकेव मिरर ले लेना है। क्या ले लेना है? कॉनकेव मिरर जानते हैं ना? कॉनकेव मिरर क्या है? यह एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, स्फेरिकल मिरर का टाइप्स है। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अ मिरर whose reflecting surface is a part of hollow sphere, वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी होलो स्फेयर का पार्ट होता है उसे ही हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो यह जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशन है यह स्फेरिकल मिरर में होता है। आप इसे कॉनकेव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि यह दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल है। हम लोग इसको आज प्रूव करने वाले हैं कॉनकेव मिरर में। आप कॉन्वेक्स में भी कर सकते हैं, हम भी कर देंगे, साथ साथ कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग इस कॉनकेव मिरर में देखेंगे। देखिए मेरे भाई, कॉनकेव मिरर में रूल्स ऑफ रे डायग्राम होता है जिसमें कि आप पढ़ते हैं कि यदि बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह एक पॉइंट से होकर के गुजरता है जिस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। और यह स्फेरिकल मिरर जिस भी होलो स्फीयर का पार्ट होता है उसका ही सेंटर इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। यह जो मिरर है, देखिए यह टोटल मिरर अगर इसको आप बढ़ाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरा होलो स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा होलो स्फीयर बन जाएगा। इस होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो हम मान ली कि ऑब्जेक्ट जो है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट ए बी है तो यहाँ से बीम ऑफ लाइट पास हुआ तो यह मिरर पे आएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद यह फोकस से होकर जाएगा। क्योंकि रूल्स ऑफ रे डायग्राम होता है कॉनकेव मिरर में कि यदि बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से होकर के जाएगा। तो यह फोकस से होकर के गया। और एक बीम ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गया। बीम ऑफ लाइट किधर से गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद पुनः वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आता है। ये रूल्स ऑफ रे डायग्राम है जिसे आप लोग जानते होंगे। देखिए, अगर तो आप जानते हैं कि मिरर में जो एंगल, जो इंसिडेंट रे होता है, यह जो AM है, यह क्या है? यह इंसिडेंट रे है। जो क्या है? इंसिडेंट रे है। यहाँ मिरर है तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर जो रिफ्लेक्टेड रे है यह हमारा क्या है? MF रिफ्लेक्टेड रे है। और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब है कि जब AM इंसिडेंट रे है और MF रिफ्लेक्टेड रे है और यह जो MC है यह नॉर्मल होगा, तो इसका मतलब होगा कि एंगल जो AMC होगा, जिसे हम
हमने आई से रिप्रेजेंट किया है वह एंगल CMF के बराबर होगा। कहाँ से? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं एंगल I बराबर एंगल R। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप पढ़े हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो एंगल I बराबर क्या हो गया? एंगल R हो गया। मेरे भाई आप ये भी जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल होता है, अगर दो लाइन क्या हो? पैरेलल हो। अगर दो लाइन पैरेलल हो और उस पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, उस पैरेलल लाइन को क्या करे? एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, तो उसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वह इक्वल होता है। उसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ जो हमारा AM लाइन है, जो AM लाइन है और यह जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके यह पैरेलल है, इसके यह क्या है? पैरेलल है। अगर यह पूरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो यह BP के भी पैरेलल होगा। और यह मान लीजिए यह MC क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको दो डिफरेंट पॉइंट पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो अगर AM पैरेलल हो BP के और MC हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो इसका मतलब अगर एंगल AMC एंगल I है तो इसका मतलब होगा एंगल MCF भी I ही होगा। एंगल MCF भी क्या होगा? I ही होगा। तो एंगल AMC किसके इक्वल हो गया? एंगल MCF के। एंगल AMC इक्वल हो गया एंगल MCF के। लेकिन एंगल AMC क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल I से। तो अगर एंगल AMC I है तो इसका मतलब है कि एंगल MCF भी क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो अब हम लोग यह जो एंगल I जो है यह R के इक्वल है, लॉज ऑफ, बोलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये इक्वेशन 1 है, इसे मान लिए। तो इक्वेशन 1 से अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो एंगल I एंगल R के इक्वल है इक्वेशन 1 से। तो MCF जो है वह किसके इक्वल हो जाएगा? CMF के। किसके इक्वल हो जाएगा? CMF के। समझ में आ रही है बात या नहीं? एंगल MCF किसके इक्वल हो जाएगा? CMF के। क्यों? क्योंकि एंगल AMC है CMF के इक्वल और CMF जो है, जो AMC है वो MCF के इक्वल है। तो ये दोनों अगर इक्वल है, LHS इक्वल है, तो उसका RHS भी तो इक्वल होगा। दुनिया में, इस जहान में कोई भी दो इक्वेशन का अगर RHS इक्वल होता है तो उसका LHS भी इक्वल होगा, उसका LHS भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि एंगल MCF ये वाला एंगल CMF ये वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाले एंगल के इक्वल होगा। और ट्रायंगल में आप बखूबी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में उसका इक्वल होता है तो उस जो सामने जो एंगल इक्वल होता है उसके सामने वाला साइड भी इक्वल होता है। तो एंगल I के सामने वाला साइड कौन है? MF। एंगल I के सामने वाला एंगल कौन है? साइड कौन है? सॉरी, एंगल I के सामने वाला साइड कौन है? MF। तो MF इक्वल हो जाएगा एंगल R के सामने वाला साइड CF के। एंगल R के सामने वाला साइड CF के। इसे हमने मान लिया इक्वेशन 2। क्या मान लिया? इक्वेशन 2। अब देखिए कि यदि यह जो पॉइंट M है, यह जो पॉइंट M है, यह P के बहुत ही नियरर आ जाए, एकदम P के पास आ जाए, तो क्यों? क्योंकि यहाँ से भी बीम ऑफ लाइट आ सकता है, यहाँ से भी बीम ऑफ लाइट आ सकता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वह फोकस से ही होकर के जाएगा, वह फोकस से ही होकर के जाएगा। तो हम मानते हैं कि जब यह पॉइंट M है यह P के बहुत ही नियरर हो जाए, और जब बहुत ही नियरर हो जाएगा तो इसका मतलब होगा जो डिस्टेंस इसका P से C का होगा, जो डिस्टेंस इसका P से F का होगा, वही डिस्टेंस M से F का भी होगा। क्यों? क्योंकि P को हटा दीजिए, यहाँ M लेते आइए, तो P से F का जो डिस्टेंस होगा वही ना M से F का होगा। जब यह M पॉइंट P के काफी नियरर आ जाए, एकदम क्लोज आ जाए, तब जो PF होगा वह MF के इक्वल होगा, जो PF होगा वह MF के इक्वल होगा। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 3। क्या मान लीजिए? इक्वेशन 3। अब मेरे भाई अगर हमें PC निकालना हो, अगर हमें PC निकालना हो तो PC निकालने के लिए तो हम यह भी बोल सकते हैं कि PF प्लस CF बोल सकते हैं कि नहीं। एक बड़ा लाइन है, इस मार्कर को देखिए, इस मार्कर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो टोटल लेंथ निकालने के लिए जो 2 पार्ट है उसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, जो लेंथ ऑफ कैप है और जो लेंथ ऑफ मार्कर है, दोनों का सम करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ मार्कर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो अगर हमें PC निकालना हो तो हम तो लिख सकते हैं ना PF प्लस CF
PF प्लस CF, तो वही PC बराबर लिखे हैं PF प्लस CF। लेकिन इक्वेशन 1 में देखिए, यह जो आपका CF है, यह जो आपका CF है वह किसके इक्वल है? MF के। तो आप CF के बदले क्या लिख सकते हैं? MF। कहाँ से? इक्वेशन 1 से। कहाँ से? इक्वेशन 1 से। कहाँ से? इक्वेशन 1 से। तो अब देखिए, अब PC बराबर PF, तो PF एज इट इज आ गया, लेकिन इक्वेशन 3 में हमने PF बराबर MF दिखा है, PF बराबर MF दिखा है, तो MF के बदले आप क्या लिख सकते हैं? PF। कहाँ से? इक्वेशन 3 से। कहाँ से? इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 3 से अब बोलिए PF प्लस PF क्या होगा? 2PF, PF प्लस PF 2PF। अरे भाई x प्लस x 2x होता है, m प्लस m 2m होता है, c प्लस c 2c होता है, तो PF प्लस PF कितना होगा? 2PF। कितना होगा? 2PF। तो PF प्लस PF क्या लिख सकते हैं? 2PF। तो PC बराबर हो गया 2PF। अब मेरे भाई कॉनकेव मिरर में यह जो PC है, PC कहने का मतलब जो लेंथ, जो डिस्टेंस बिटवीन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, उसे ही तो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उसे ही तो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सर्किल होता है, जो सर्किल होता है उसके सेंटर से जो सरकमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। और ये पूरा क्या बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? होलो स्फीयर सर्किल। और इसका जो सेंटर होगा, उससे इसका यहाँ तक का लेंथ क्या कहलाएगा? रेडियस। क्या कहलाएगा? रेडियस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो CP हो या जो PC है उसे हम लिख लेंगे R, और PF को लिख लेंगे F, स्मॉल f क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। तो PF के बदले आप लिख सकते हैं 2F। PF के बदले यहाँ 2 तो एज इट इज आ जाएगा, PF के बदले F, तो 2F बराबर आपका क्या आ गया? R। 2F बराबर आपका क्या आ गया मेरे भाई? 2F बराबर आ गया R। 2F बराबर आपका क्या आ गया? R बराबर 2F बोलिए, 2F बराबर R बोलिए, बात बराबर है। तो F को आप इधर ही रखिए, ये 2 RHS में है, सॉरी 2 LHS में है, तो RHS में जाके यह डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा F बराबर R/2। F बराबर R/2 मतलब कि कॉनकेव मिरर में या स्फेरिकल मिरर में ही बात करें, जो फोकल लेंथ होता है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। फोकस दूरी जो होता है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। आप दूसरी भाषा में बोलेंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम सहजता पूर्वक इस प्रूव को समझ पाए होंगे कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वह फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो आप इसे 2 बार 3 बार सेम ही लेक्चर को देख लीजिए, फिर अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, अपने से प्रूव करने का प्रयास कीजिए। 2 या 3 बार में आप बेहतरीन ढंग से खुद से प्रूव कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्त, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश जुनून उत्साह के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपने जीवन में एकदम मस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube परिवार इजू जोन। जय हिंद।